लेबनान के बाल्बेक में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ के हमले में कई इमारतें धराशायी हो गई। लेबनान के बाल्बेक में भीषण बमबारी की गई और बमबारी में हिजब के 10 लड़ाके खत्म हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आईडीएफ के हमले में कई इमारतें भी धराशायी हो गई। इजरायली डिफेंस फोर्स का ये बड़ा हमला बाल्बेक में किया गया है। वहीं हिजब के 10 लड़ाके भी खत्म हो गए हैं इन हमलों में। रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। इस युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। ज़ेलेंस्की ने रूस संहार के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है और अब डर है कि रूस में यूक्रेन एटमी हमला कर बड़ा नरसंहार करने की तैयारी कर रहा है। हार से बचने के लिए ज़ेलेंस्की इसी एटमी अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल यही है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध का एटमी रूपांतरण होने जा रहा है? अगर ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकी तो क्या यूक्रेन रूस में परमाणु बॉम्ब से हमला कर देगा? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए उम्मीद कम और आशंकाएं ज्यादा हैं। पूरे यूरोप में ट्रंप के नाम की चर्चा इसीलिए है कि नेटो के सैन्य समीकरण और यूक्रेन के रण की दशा और दिशा बदलने वाली है। यूरोप के कई देशों ने ट्रंप की वापसी के साथ ही ये ऐलान किया था कि आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और अब इसी दिशा में यूक्रेन ने कदम बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने अब परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यूरोप और अमेरिका से आई खबरें बता रही हैं कि यूक्रेन परमाणु बम बना रहा है। रिपोर्ट है कि अगर ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बंद की तो कुछ ही दिन में यूक्रेन परमाणु बम बना लेगा। ये दावा यूक्रेन के थिंक टैंक CACDS यानी सेंटर फॉर आर्मी कन्वर्जन एंड डिसआर्मामेंट स्टडीज के रिसर्च पेपर में किया गया है। रिसर्च पेपर में लिखा है कि यूक्रेन के पास प्लूटोनियम से परमाणु बम बनाने की क्षमता है। यूक्रेन नागासाकी पर गिराए गए फैटमैन बम जैसी बेसिक न्यूक्लियर डिवाइस कुछ ही दिन में बना सकता है। ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन रूस पर परमाणु बम से हमले की तैयारी कर रहा है और ये फैसला ट्रंप प्रशासन के रुख को देखने के बाद लिया गया है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म करा सकते हैं। उसके बाद उनके 2 सलाहकारों ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को तभी हथियार सप्लाई जारी रखेगा जब यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार हो। हाल ही में ट्रंप के सलाहकार ब्रायन लांजा ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ज़ेलेंस्की का शांति दृष्टिकोण जानना चाहता है। ब्रायन ने पहले कहा था कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ने को तैयार रहना होगा। यूक्रेन समझ चुका है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार शांति प्रस्ताव में उसकी जमीन रूस को सौंपने की तैयारी में है। अब परमाणु प्रतिरोध शक्ति से ही रूस पर दबाव बनाया जा सकता है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर सेंटर के फ्यूल का बड़ा भंडार है और इसे ही परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के पास यूरेनियम संवर्धन के लिए बड़े प्लांट बनाने का समय नहीं है। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग हुए फ्यूल रॉड से प्लूटोनियम लिया जा रहा है। यूक्रेन में सभी 9 परमाणु रिएक्टर चालू हालत में हैं। यूक्रेन के पास 7 टन रिएक्टर प्लूटोनियम है। इतने प्लूटोनियम से यूक्रेन सैकड़ों टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बना लेगा। ये बम दिखने में नागासाकी पर गिराए गए फैटमैन न्यूक्लियर डिवाइस जैसे होंगे। हालांकि रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि यूक्रेन परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से चला रहा है और बम बनकर तैयार हो चुके हैं।
यूक्रेन के बॉम्ब की ताकत अमेरिका के फैटमैन बॉम्ब की तुलना में उसके 10वें हिस्से के बराबर होगी। इसकी विस्फोटक क्षमता 2 किलो टन तक हो सकती है। इतनी क्षमता के एक बॉम्ब से एक एयरबेस पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। अनुमान है कि करीब 10 वर्ग किलोमीटर इलाके में इसके धमाके से सब कुछ खत्म हो सकता है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सैन्य और एयरबेस है। इसके साथ ही रूस के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी हमले हो सकते हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि यूक्रेन को परमाणु शक्ति बनाने के पीछे अमेरिका की बाइडेन सरकार का प्लान है। बाइडेन मानते हैं कि ट्रंप सरकार यूक्रेन की मदद के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहने वाली है, इसीलिए नेटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को परमाणु बम दिया गया है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन के लिए परमाणु बम अमेरिका और नेटो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इसके बाद यूक्रेन के परमाणु बम बनाने की रिपोर्ट प्लांट की गई है। ये बम पोलैंड के जरिए कीव ट्रांसफर कराया गया है। हालांकि यूक्रेन बहुत पहले से परमाणु कचरे का इस्तेमाल कर टैक्टिकल या डर्टी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में जुटा था। यूक्रेन के परमाणु कार्यक्रम पर 2023 में रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी आई थी। उसमें कहा गया था कि यूक्रेन न्यूक्लियर फ्यूल वेस्ट यानी परमाणु कचरे से डर्टी बम बना चुका है और इससे कोवर्ट ऑपरेशन चला सकता है। तब कहा गया था कि यूक्रेन डर्टी बम हमले करके इसका आरोप रूस के सिर पर मढ़ने वाला है ताकि अमेरिका को जंग में उतरना पड़े। लेकिन अब अमेरिका के चलते ही उससे परमाणु बम बनाने पड़ रहे हैं। यूक्रेन समझ गया है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार होते तो रूस कभी उस पर हमला नहीं करता। उन्नीस में जब यूक्रेन रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बना, तब उसके पास 1700 सोवियत परमाणु हथियार थे। इसके अलावा यूक्रेन के पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थी। 1994 में यूक्रेन और रूस के बीच सुरक्षा की गारंटी का समझौता हुआ। इसके बाद 1995 से 2001 के बीच यूक्रेन ने सभी परमाणु हथियार रूस को ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यूक्रेन 2014 से पुतिन के विस्तार प्लान के निशाने पर आ गया और साल 2022 में फुल स्केल जंग शुरू हो गई। रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की बाइडेन सरकार को यह अवसर की तरह दिखा और यूक्रेन को हथियार देकर अपने हित साधने शुरू कर दिए। लेकिन अमेरिका में नई ट्रंप सरकार का रुख अलग है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन पर बर्बाद किया जा रहा है और वो इसे रोकने के लिए किसी भी कीमत पर युद्ध का समाधान चाहते हैं। इसी आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने परमाणु बम तैयार किए हैं और सर्वे बता रहे हैं कि यूक्रेन के परमाणु शक्ति बनने के बाद नागरिकों के बीच एक उम्मीद जगी है। यूक्रेन में युद्ध पर एक सर्वे किया गया। सर्वे में 88% लोगों ने कहा कि यूक्रेन रूस से युद्ध जीत सकता है। यूक्रेन युद्ध में घिरा हुआ है। जीत हार का फैसला मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से युद्ध में टिका है। अगर ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बंद की तो उसके पास अस्तित्व की रक्षा के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और अगर यूक्रेन ने यह गलती की तो रूस के परमाणु हथियार यूरोप या अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए विनाशक सिद्ध हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। सीरिया में भी इजरायल की बमबारी जारी है। दमिश्क में 2 मंजिला इमारत पर हमला हुआ। हमले में इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो अब रिहायशी इलाकों और इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई इमारतों को तबाह कर दिया गया है।
ताजा हमले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क में हमले के बाद 2 मंजिला इमारत ढह गई। नेतन्याहू और उनकी सेना सोच रही थी कि उसने विध्वंसक बमबारी कर जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन इजरायली सेना उस वक्त दंग रह गई जब हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी। इजरायल हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों और हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त कर चुका है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए हैं। तो सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह के हमले तेज क्यों हुए? उसके पास हथियार कहां से आए? उससे बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इस संगठन को फिर से ताकतवर कैसे बनाया। इजरायली धरती पर वज्रपात, इजरायली शहरों में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन की बरसात। आईडीएफ के बेस में भड़की ये आग और विनाश इस बात का सबूत है कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। बड़े नेताओं और कमांडर के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से खुद को मजबूत कर लिया है। जिस हिजबुल्लाह को इजरायल खत्म मानकर चल रहा था, वो कमजोर नहीं बल्कि और शक्तिशाली बन गया है। नईम कासिम की अगुवाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके न सिर्फ एकजुट हो गए हैं बल्कि विध्वंसक हो गए हैं। तेरह नवंबर 2024 इसी तारीख को आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू किया था, लेकिन पहले 2 दिन में ही इजरायली सेना को बड़ा जख्म मिल गया है। 13 नवंबर को हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 7 सैनिकों को मार दिया, जबकि 14 नवंबर को हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के 6 जवान मारे गए। मतलब 2 दिन के अंदर ही इजरायल के 13 सैनिकों का अंत हो गया। हिजबुल्लाह ने सिर्फ लेबनान के अंदर इजरायली सेना को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि इजरायली धरती पर मौजूद आईडीएफ के बेस को भी बारूदी विस्फोट कर दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इस बार तेल अवीव पर 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आईडीएफ ने 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें विस्फोट करने में सफल रही। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में पहली बार हाकिरिया बेस पर हमला किया। यहां पर इजरायल के युद्ध मंत्रालय, जनरल स्टाफ का दफ्तर है। यहीं पर इजरायली वायु सेना का मुख्यालय है। हिजबुल्लाह ने इस बेस को कद्र 2 बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया। हमले में बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में ही हिजबुल्लाह ने इजरायल के मिलिट्री इंडस्ट्रीज को टारगेट किया। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। हिजबुल्लाह ने हदेरा में भी आईडीएफ के बेस के पास कई धमाके किए। नेतन्याहू में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से आग लग गई। केसारिया में रॉकेट धमाके की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। हाइफा में एक के बाद एक 5 रॉकेट विस्फोट हुए। इजरायल के इलाक में हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया, जिसे इजरायली एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर कैसे बन गया है? हिजबुल्लाह को हमले के लिए हथियार कहां से मिल रहे हैं? इन सवालों का जवाब है हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाने वाली इंजीनियर ब्रिगेड। दरअसल हिजबुल्लाह के लिए अब हथियार उसके इंजीनियर बना रहे हैं। ये वो इंजीनियर हैं जो अलग अलग देशों से आने वाले कलपुर्जों से हथियार बनाने में एक्सपर्ट हैं। हिजबुल्लाह के इंजीनियर जो हथियार बना रहे हैं, उसे इजरायली एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहे।
ईरान, रूस और उत्तर कोरिया से आने वाले उपकरणों को जोड़कर हथियार तैयार कर रहे हैं। लेबनान में ही कई जगहों पर हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। लेबनान में हथियार निर्माण से हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई पर असर नहीं पड़ रहा है। हिजबुल्लाह को हमले के लिए लेबनान अंदर से ही जरूरी हथियार मिल रहे हैं और इन्हीं हथियारों से वो इजराइल की धरती को बुरी तरह से दहला रहा है। हिजबुल्लाह की यही वो ब्रिगेड है जो उसे हथियार मुहैया करवा रही है। यही कारण है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वो अब तक आईडीएफ के 100 सैनिकों को खत्म कर चुका है। 1000 सैनिक जख्मी हुए हैं, 43 मरकावा टैंक तबाह हो गए हैं, 8 सैन्य बुलडोजर और 4 सैन्य वाहन भी नष्ट हो गए हैं। हिजबुल्लाह फिर से मजबूत हो गया है, लिहाजा इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। बेरूत के दाहिया, बेका और बालबेक में फिर से जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली नौसेना ने लेबनान में मिसाइलों की बरसात की। हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का कमांडर मारा गया। इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी कर दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इजरायल ने लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हमला किया। सीरिया में उस रूट को तबाह किया गया जिससे हिजबुल्लाह के पास हथियार पहुंच रहे थे। सीरिया में इजरायल की बमबारी से कई रोड और पुल ध्वस्त हो गए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आईडीएफ का लक्ष्य हिजबुल्लाह के हथियारों को खत्म कर उसे निहत्था करना है। सीरिया में रोड और पुल को इसलिए तबाह किया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह के पास ईरान और दूसरी जगहों से हथियार ना पहुंच सके। लेकिन इस रूट के उड़ाए जाने से हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के इंजीनियर लेबनान के अंदर ही हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के कलपुर्जों को जोड़कर हथियार बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इजराइल के हाइफा में आपातकाल, हिजबुल्लाह के हमलों से लगी इमरजेंसी। हिजबुल्लाह ने हाइफा में 32 रॉकेट से हमला किया है। तो 32 रॉकेट से एक साथ हाइफा में हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किया गया है। ये देखिए, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कैसे आसमान में ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह की ओर से किया गया हमला है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में 32 रॉकेट दागे, खबर हमने आपको दिखाई। और रूस से मिले हथियारों ने हूती में गजब का आत्मविश्वास भर दिया है। बीते 3 दिनों से वो लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। 24 घंटे पहले जिन अमेरिकी युद्धपोतों को हूती ने निशाना बनाया था, उनकी आग अभी तक नहीं बुझी है। ऐसे में डर है कि हूती ने यहां दोबारा हमला किया तो इन अमेरिकी युद्धपोतों की जल समाधि तय है। अब अमेरिका ने इनकी रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में F-35 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका विनाश दूत बन चुके हूती को रोक पाएगा? 48 घंटे पहले हूती ने अरब सागर में जो किया वो हकीकत में अमेरिका पर हमला नहीं बल्कि अमेरिकी हमलों का जवाब था। हूती लड़ाकों ने अमेरिका की आन बान शान USS अब्राहम लिंकन को सफलतापूर्वक टारगेट कर अमेरिका को ललकारा और ये साफ कर दिया कि अमेरिका उसे कमजोर समझने की भूल ना करे। दरअसल पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने खुद माना है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने हूती के हमले से 2 दिन पहले उसके हथियार डिपो और कई अहम ठिकानों को टारगेट किया था।
दावा है कि अमेरिका को हूती की बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का इनपुट मिला था, जिसके बाद यूएस एयरफोर्स ने हूती पर 12 स्ट्राइक की थी। हमलों में हूती के 8 हथियार डिपो तबाह कर दिए गए, करीब 15 जवान भी मारे जाने का दावा किया गया था। जिसके बाद हूती आग बबूला हो उठा और अमेरिकी हमले का जवाब दिया। हूती ने पहले अरब सागर और लाल सागर में अमेरिकी नेवी पर हमले किए। पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन को चोट पहुंचाई, फिर कुछ घंटों बाद 2 डिस्ट्रॉयर भी तबाह कर दिए। हूती के हमले कितने जबरदस्त थे, इसका अंदाजा 24 घंटे बाद भी सुलगती अग्नि से लगाया जा सकता है। दावा है कि अरब सागर में मौजूद अब्राहम लिंकन पर लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। युद्धपोत पर मौजूद फाइटर जेट्स को हटाया जा रहा है। वहीं लाल सागर में भी हूती ने 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया था। इसमें से एक डिस्ट्रॉयर को काफी नुकसान पहुंचा है। इसे डूबने से बचाने की कोशिश लगातार जारी है। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन का वीडियो है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे बाद भी यूएसएस अब्राहम लिंकन के डेक पर लगी आग बुझी नहीं है। हेलीकॉप्टर से उसे बुझाने की कोशिश जारी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन हूती की अमेरिका को सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक मीटिंगों का दौर जारी है। बाइडेन प्रशासन और सैन्य अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि उसने जिस शक्तिशाली युद्धपोत को इजरायल की रक्षा के लिए भेजा था, वो हूती के हमलों से क्षतिग्रस्त कैसे हो गया। दरअसल अमेरिका ने इसी साल अगस्त में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को अरब सागर में तैनात किया था। इस अमेरिकी युद्धपोत के पास ईरान और हूती पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। अमेरिका को अपने इस युद्धपोत पर बेहद ज्यादा भरोसा था, जिसकी वजह थी इसकी बेशुमार ताकत। यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबाई 1092 फीट, वहीं इसका वजन 97,000 टन है। अमेरिका का ये युद्धपोत खुद से चलता फिरता शहर है। दरअसल इसके डेक का आकार करीब 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हर वक्त 80 से 90 फाइटर तैनात रहते हैं, जिसमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट शामिल है। इसके साथ ही अत्याधुनिक F-35C फाइटर जेट भी इसके डेक पर मौजूद रहता है। अमेरिका का विश्वसनीय EA-18G ग्रोलर भी इसकी शान बढ़ाता है। MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर भी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात रहता है। इस युद्धपोत पर हर वक्त करीब 5500 नौसैनिक मौजूद रहते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले के लिए मिसाइलें भी तैनात हैं, वहीं रात में नजर रखने के लिए खास डिवाइस भी लगे हैं। इसकी ये खूबियां ही अमेरिका के भरोसे की बड़ी वजह है और इसीलिए अमेरिका ने इसे अरब सागर में ओमान के पास तैनात किया था, लेकिन हूती ने क्रूज मिसाइलें दागकर इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। समंदर में मिले इस जख्म से अमेरिका आग बबूला है। उसने हूती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूएस ने हूती को रोकने के लिए F-35 फाइटर जेट तैनात किए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35 फाइटर जेट डिप्लॉय कर दिए हैं, जिन्हें खास तौर से हूती के मिसाइलों को रोकने का जिम्मा सौंपा गया है। ये अमेरिका के युद्धपोतों की रक्षा करेंगे, साथ ही व्यापारिक जहाजों पर हमलों को भी रोकेंगे। इधर अमेरिका ने एक बार फिर हूती के ठिकाने और हथियार गोदामों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हूती पर हमलों का एक वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया है। ये सना के आसपास का इलाका है। वीडियो में हूती का ट्रक माउंटेड रॉकेट लॉन्चर नजर आ रहा है। पास में एक हूती का लड़ाका भी मौजूद है। अमेरिकी ड्रोन मिसाइल दागकर इसे तबाह कर देता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने एक बयान में कहा, हमने हूती के अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। उसके कई हथियार तबाह कर दिए गए हैं। हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी के लिए खतरा है। वो लगातार वाणिज्यिक जहाजों को टारगेट कर रहा है। यह हमला हूती की क्षमताओं को कम करने के लिए है। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद भी हूती शांत होने के लिए तैयार नहीं। वो लगातार लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को टारगेट कर रहा है। बीते 24 घंटे में हूती ने एक व्यापारिक जहाज को तबाह कर दिया। वहीं उसने इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इधर हूती अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ इराक रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं।
ये IELAT पोर्ट का वीडियो है जिसे इराकी रेजिस्टेंस ने टारगेट कर ड्रोन हमले किए। हालांकि इजरायली नेवी ने ड्रोन को टकराने से पहले ही तबाह कर दिया। इधर प्रॉक्सी के हमलों से ईरान भी उत्साहित है। उसने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ रुकने वाला नहीं है। साफ है, अमेरिका और इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी ईरानी प्रॉक्सी कमजोर नहीं हो रहे। वो हर वार का पहले से भीषण जवाब दे रहे हैं और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे तोड़ पाना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। कुर्स्क में इस वक्त भीषण बारूद बरस रहा है और ये बारूद कोई और नहीं बल्कि खुद पुतिन की सेना बरसा रही है। दरअसल पुतिन ने साल 2025 शुरू होने से पहले यहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने की शपथ ली है। पुतिन नहीं चाहते कि नए साल पर यूक्रेनी सैनिकों की परछाई भी रूस की धरती पर पड़े। उनके इस मिशन में कोरियाई जवान भी शामिल हैं जो चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों का कत्ल कर रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। रूस का कुर्स्क इस वक्त धरती पर साक्षात नर्क बन चुका है। नर्क इसलिए क्योंकि यहाँ हर घंटे इतना बारूद बरस रहा है जो एक पूरे के पूरे शहर को राख बना डाले। ये बारूद कोई और नहीं बल्कि खुद रूस की सेना बरसा रही है। वो भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर। पुतिन ने कुर्स्क को यूक्रेन सेना मुक्त बनाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस की सेना कुर्स्क के गांवों को खाली करवा रही है, जिसके बाद उन पर बारूद बरसाकर उन्हें समतल किया जा रहा है। 10 दिन में रूस कुर्स्क पर करीब 3000 टन बारूद बरसा चुका है। इस दौरान कुर्स्क की जमीन पर कुल 5100 धमाके हुए हैं। पुतिन साल 2024 खत्म होने से पहले किसी भी हालत में कुर्स्क को पूरी तरह खाली करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुर्स्क के हर हिस्से पर रूसी ध्वज फहराता रहे। दरअसल इसकी वजह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप युद्ध विराम के लिए पुतिन से बात कर सकते हैं। ऐसे में पुतिन यथास्थिति बनाए रखने की मांग रख सकते हैं और इससे पहले वो कुर्स्क से हर एक यूक्रेनी सैनिक को खदेड़ना चाहते हैं ताकि कुर्स्क को लेकर ज़ेलेंस्की दबाव ना बना सके। यही वजह है कि रूस के सैनिक अब अपनी ही जमीन पर भीषण बारूदी वर्षा कर रहे हैं। कुर्स्क पर पूर्ण कब्जा वापस स्थापित करने के लिए पुतिन ने एक खास प्लान रचा है, जिसमें पुतिन के मित्र किम जोंग उन की पूरी मदद कर रहे हैं। दरअसल पुतिन ने कुर्स्क में 50,000 जवान तैनात किए हैं, जिसमें 40,000 रूसी जवान हैं, जबकि 10,000 उत्तर कोरिया के सैनिक हैं। रूस के फाइटर जेट आसमान से बारूदी वर्षा कर रहे हैं, जिससे बचने के लिए यूक्रेनी जवान जंगलों में छिप रहे हैं। इन जंगलों में उत्तर कोरिया के सैनिक घात लगाकर बैठे हैं, जो यूक्रेनी जवानों को बेहद बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं। साफ है, कुर्स्क खाली कराने के लिए पुतिन ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी है।
हर घंटे भीषण बम धमाके हो रहे हैं। खासकर ड्रोन्स के जरिए यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर बेहद टारगेटेड हमले कर उन्हें तबाह किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को कुर्स्क में बड़ा नुकसान हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन के 450 सैनिक मारे जा चुके हैं। 5 ब्रैडली टैंक रूस ने तबाह कर दिए। 33 सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए। वहीं यूक्रेन की 5 आर्टिलरी को भी कबाड़ बना दिया गया। साफ है, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और उनके एजेंडे में टॉप पर रूस यूक्रेन युद्ध होगा। पर इससे पहले पुतिन हर हाल में कुर्स्क को खाली करवाना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें कुर्स्क की भूमि को बंजर ही क्यों ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब में छिड़े जंग की वजह से इजरायल के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बहुत बढ़ गया है। कई देशों में तो अरब और यहूदियों में जंग शुरू हो गई है। कई मुस्लिम देशों ने इजरायल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर से जो रिपोर्ट और तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात का सबूत है कि अरब देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सवाल यही है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, उनकी नीति क्या होगी। देखिए रिपोर्ट। ये नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम की तस्वीरें हैं। यहाँ अरब मूल के लोगों और यहूदियों के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हुई। एम्स्टर्डम में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, झड़प और हाथापाई की गई। एम्स्टर्डम की तरह ही पेरिस में भी जबरदस्त बवाल हुआ। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ उत्पात मचाने लगे तो हालात बेहद खराब हो गए। स्थिति बेकाबू हुई तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बावजूद इसके भीड़ काफी देर तक बवाल काटती रही। नीदरलैंड से लेकर फ्रांस तक अरब मूल और यहूदियों की जंग बेहद तेज हो गई है। इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल विरोध की ये लहर लगातार बड़ी होती जा रही है। तुर्की ने तो इजराइल से अपना सभी रिश्ता खत्म कर दिया है। 13 नवंबर को इस बात की घोषणा खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने की। रियाद में ओआईसी की बैठक में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। जाहिर है, अरब और मुस्लिम देशों का सब्र टूट रहा है, उनका गुस्सा भड़क रहा है। अब सवाल यही है कि अमेरिका अरब के क्रोध को कैसे शांत करेगा। क्या अमेरिका जंग से अपने कदम पीछे खींचेगा या अब अरब के समीकरण बदलने जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन सच ये है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन और ग्लोबल क्रोध से बेपरवाह इजरायली सेना गाजा और लेबनान में भीषण हमले कर रही है। घंटे के अंदर गाजा में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। इस बमबारी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। इजराइल के ये हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इजराइल अमेरिका की बात भी नहीं मानेगा। वो हमला तब तक जारी रखेगा जब तक कि हमास का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
प्रायद्वीप में अमेरिका और दक्षिण कोरिया का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है और इसमें जापान भी शामिल है, जिससे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भड़के हुए हैं और उन्होंने अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सवाल है कि क्या दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुलने वाला है? देखिए। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश जारी है और इसी बीच जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। जंग का ये मोर्चा खुल सकता है पूर्वी एशिया में, जहां इस वक्त अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के युद्धपोत बम बरसा रहे हैं। समंदर के पानी में बारूद की गंध घोल रहे हैं। दरअसल अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का 3 दिन का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। यह युद्धाभ्यास दक्षिण कोरिया के पास जेजू द्वीप पर हो रहा है। युद्धाभ्यास का नाम फ्रीडम एज रखा गया है। इस वॉर एक्सरसाइज में तीनों देशों के फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही पहुंचा हुआ है अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। इस वॉर एक्सरसाइज और अमेरिकी युद्धपोत के कोरियाई पेनिनसुला में पहुंचने से किम जोंग बौखलाया हुआ है। उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग ने इसे उकसाने वाला कदम बताया है। साथ ही अमेरिका को गंभीर चेतावनी भुगतने की धमकी दे डाली है। एक तरफ किम जोंग भड़का हुआ है, वहीं दक्षिण कोरिया आग में घी डालने का काम कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने अपने बयान में कहा है, तीनों देश उत्तर कोरिया की कार्रवाई की निंदा करते हैं, जिसमें उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण भी शामिल है। यह कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए खतरा है। साफ है, दक्षिण कोरिया के इस बयान से किम जोंग का और भड़कना तय है। इधर पूर्वी एशिया में बिगड़ते हालातों को देखते हुए रूस ने भी अपनी सबमरीन इस इलाके में भेज दी है। दरअसल किम और पुतिन के गठबंधन से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में पुतिन का यह कदम अपने दोस्त की रक्षा में उठाया गया माना जा रहा है। हालांकि इस कदम से दुनिया में जंग का एक और फ्रंट खुलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो आया सामने।